स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के एमपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और अपने आज के इस सेशन में जिन सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो सवाल राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें महत्वपूर्ण रही, यानी कि वो खबरें जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए समसामयिकी के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उनके ऊपर कोई प्रश्न बनाया जा सकता है या उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण सूचना है, तथ्य है या उनकी पृष्ठभूमि से कोई भी सवाल आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उनके ऊपर जिक्र करेंगे। इसमें हम न केवल सवालों के ऊपर जिक्र करेंगे बल्कि उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में हम लोग देख लेंगे। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचना है? विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सतपुड़ा के घने जंगल ये जो रचना है मुख्य रूप से जंगल और जंगल संबंधी जो जीवन है उस पर आधारित है और इसके जो लेखक है या इसके जो रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से शिखर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आइए इनसे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को वर्ष 1972 में बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 और 82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्यकार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से भी इन्हें शिखर सम्मान दे करके सम्मानित किया जा चुका है। तो ये शिखर सम्मान जो दिया गया था इनको वर्ष 1983 में इन्हें दिया गया था। जंगल और जंगली जीवन पर आधारित उनकी जो कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, ये काफी लोकप्रिय हुई थी और ये कई राज्यों के जो पुस्तकें हैं उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई है। ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं रहे। उन्हें जो भी पुरस्कार दिए गए उनके बारे में रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर सम्मान, या इनसे जुड़ी कोई भी सम्मान जो इनको किस वर्ष में दिए गए हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किस जिले के हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे? विकल्प है विदिशा, उमरिया, खंडवा या धार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा खंडवा हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर देखें तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है इसका आयोजन करने वाली संस्था है या बोर्ड है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा या किस बोर्ड के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन बोर्ड। इसके साथ ही साथ यह जो आयोजन किया जा रहा है यह इसका 7वां संस्करण है जो कि 28 नवंबर 2022 से शुरू होकर के 28 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ ये कहां पर हो रहा है? खंडवा जिले में। तो ये कुछ इससे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार इस टापू पर फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी की शुरुआत की जा रही है जो कि देश में अपने आप में पहली बार किया जा रहा है। यानी कि इसका आयोजन यानी कि इस तरह की जो फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी है यह देश में पहली बार पर्यटकों के लिए आयोजित की जा रही है जिसका कि आनंद पर्यटक उठा सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि देश में पहली बार फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी कहां से शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंडवा स्थित हनुवंतिया टापू। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा कौमी एकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? विकल्प है 18 नवंबर से 24 नवंबर, 19 नवंबर से 25 नवंबर, 20 नवंबर से 26 नवंबर या सबसे अंत में दिया है 21 नवंबर से 27 नवंबर। तो कौमी एकता सप्ताह की अगर बात करें तो ये 19 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में।
और यह जो मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि ये जो कौमी एकता मनाया जाता है सप्ताह, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित किए जाते हैं। और जो इस सप्ताह का सबसे अंतिम दिन है, यानी कि 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौमी एकता सप्ताह दिवस का अंतिम दिवस किस रूप में मनाया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झंडा दिवस। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में कहां पर टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? विकल्प है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या रायसेन। टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया है ये भोपाल में किया गया है। और इसके द्वारा, यानी कि इस आयोजन के द्वारा वहां पर मौजूद मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कहां पर, महत्वपूर्ण हो जाता है ये परीक्षा के मद्देनजर, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखें। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा, यानी कि रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय जो है इसने इसका आयोजन किया था। और यहाँ पर माननीय राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया, यानी कि इसका उद्घाटन किया है इस साहित्य एवं कला महोत्सव का, जो कि कहां पर मनाया गया है? भोपाल में मनाया गया है। और आयोजित करने वाली संस्था कौन सी है, यानी कि विश्वविद्यालय कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। यहाँ पर ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल ने भावी पीढ़ी को देश और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा की बात कही है। साथ ही साथ देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए जो प्रेरणादायक किताबें हैं, या खासकर मुख्य बात करें जो साहित्य है, तो उसके भी प्रसार करने की बात की है, जिससे कि राष्ट्रीय गौरव, आजादी का संघर्ष और आजादी के दौरान या उसके बाद भी देश के लिए जो भी वीर और वीरांगनाएं हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके बारे में। साथ ही साथ पर्यावरण चेतना, यानी कि पर्यावरण से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उसके प्रति सजग बनाने के लिए, यानी कि युवाओं और समाज को सजग बनाने के लिए साहित्य का पुस्तकालयों में संकलन किया जाना अति आवश्यक है, जिसके कि जो युवा पीढ़ी है वो तमाम इन सारी बातों को जान सके और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य के किस जिले में ऐतिहासिक बलदेव जी मंदिर स्थित है? विकल्प है सतना, पन्ना, रीवा या जबलपुर। बलदेव जी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदेव जी, उनको कहा जाता है। और ये जो मंदिर है उन्हीं के लिए बनाया गया है, यानी कि ये जो मंदिर है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी को समर्पित है। और ये राज्य के पन्ना जिले में स्थित है। इससे संबंधित कुछ बातों को अगर देखें तो इसकी जो शैली है, यानी कि जो मंदिर बना हुआ है, इसकी मुख्य बात यह है कि ये रोमन वास्तुकला से प्रेरित है। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में जो एक वास्तुकला है रोमन वास्तुकला, उससे प्रेरित है। और जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं, यानी कि इसकी भव्यता को जब देखते हैं तो एक गॉथिक अनुभव मिलता है। गॉथिक जो भी है ये क्रिश्चियनिटी से संबंधित है, ना कि हिंदू धर्म से। तो इस मंदिर की ये 2 मुख्य बातें हैं कि यहाँ की जो वास्तुकला है वो रोमन शैली की है, रोमन शैली की वास्तुकला है। और यहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो गॉथिक अनुभव करते हैं। और ये श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी को समर्पित है। मंदिर की अगर बात करें तो इसके बड़े स्तंभों के साथ महामंडप नामक एक बड़ा हॉल इसके अंदर निर्मित है, जिसे कि एक उभरे हुए चबूतरे पर या मंच पर बनाया गया है। इसकी अगर बात करें तो जो प्रतिमा है, यानी बलदेव जी की जो मूर्ति रखी गई है वो काले शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। यानी कि यहाँ पर जो इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है उसके निर्माण में काले रंग के शालिग्राम पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और यह पन्ना जिले की जो वास्तुकला है उसकी ऊंचाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो मंदिर है पन्ना जिले की जो भी वास्तुकला है उसकी ऊंचाइयों और उसकी भव्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला ये मंदिर है। ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है ग्वालियर, मंडला, देवास या रीवा। तो रानी का जो तालाब है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। और इस तालाब की बात अगर करते तो ये सबसे पुराने कुओं में से एक है, जो कि शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है।
इसका उपयोग मुख्य रूप से खेती, सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। और इस तालाब के किनारे पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। अगले सवाल को देखते हैं। पीएम स्वनिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस पायदान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो आप सभी को जैसा कि पता होगा साथियों कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना काल से निपटने के लिए, यानी कि कोरोना के टाइम पे जो भी शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर थे उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, जो जरूरतें थी, यानी कि उनकी जो रोजी रोटी थी, उनको वो कमा सके, उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें अलग अलग चरणों में 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाते थे। इसमें जो पहली राशि दी जाती थी 10,000 रुपए की दी जाती थी, जो कि ब्याज मुक्त होती थी, और यदि इसका सही समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो आगे की जो राशि थी वो स्ट्रीट वेंडर को दे दी जाती थी। तो इसके अगर क्रियान्वयन की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसके क्रियान्वयन के मामले में पहले पायदान पर है। तो आइए इससे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना अपने आप में ही एक प्रश्न का भंडार है, यहाँ से कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो एक नजर इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार की योजना है, ना कि प्रदेश सरकार की, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। और किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए ये जो योजना संचालित की जा रही है, लागू की जा रही है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए लागू की जा रही है, और मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। तो इसकी अगर बात करें कि वे कौन से स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा या मिल रहा है, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च 2020 को एवं इससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे हैं, या ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के लिए लागू है जिनके पास शहरी निकायों द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र है। तो यहां से पात्रता पता चल जाती है कि कौन से स्ट्रीट वेंडर जो है इस योजना के लिए पात्र है। और खासकर बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग रहा वो स्ट्रीट वेंडर से ही थे। तो इनकी मदद करने के लिए आर्थिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया था, जिसमें 10, 20 एवं 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान की जाती थी। एवं केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे पीएम स्वनिधि कहते हैं, इसकी शुरुआत जुलाई वर्ष 2020 में की गई थी। और इस राशि को यानी कि 10, 20 और 50,000 की जो राशि है इसको चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। प्रथम चरण में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, इसे समय पर चुका देने पर 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए का ऋण स्ट्रीट वेंडर को दिया जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के मद्देनजर। इससे कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ताकि जिससे भी जब आप रिवीजन कर रहे हो परीक्षा के दौरान तो इसे आसानी से रिवाइज कर सके, कंठस्थ कर सके। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना देनी थी कि मध्य प्रदेश की जो प्रीलिम्स की परीक्षा आगामी आयोजित की जाने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। और ये जो कक्षाएं होंगी ये दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा आप सभी को ऑनलाइन मोड पर मिल जाएंगी। तो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए जो भी छात्र या छात्राएं इच्छुक हैं वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके जो भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं जानकारी ले सकते हैं, इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। और इस कोर्स की एक खास बात है कि ये कोर्स जो है रोटेशन पीरियड में चलता रहता है, यानी कि एक चक्र के रूप में चलता रहता है। तो कोई भी विद्यार्थी इसमें कभी भी किसी भी वक्त प्रवेश ले सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है आगामी परीक्षा के मद्देनजर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक सांकेतिक टैग मिल चुका है? विकल्प है रतलाम का सेव, झाबुआ का कड़कनाथ, धार का बाग प्रिंट या उपरोक्त सभी। तो रतलाम के सेव यानी नमकीन सेव की अगर हम बात करें तो काफी दिनों से मांग उठाई जा रही थी कि इसको ज्योग्राफिकल टैग के अंतर्गत रखा जाए, यानी कि इसका जो प्रमाणन है वो ज्योग्राफिकल टैग के अंदर कर दिया जाए। तो अभी हाल ही में इसका प्रमाणन हो गया है, यानी कि इसको जो है
ज्योग्राफिकल टैग के अंतर्गत रख लिया गया है। लेकिन झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे की अगर बात करते हैं तो इसे पहले से ही जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। वहीं अगर धार के बाघ प्रिंट की बात करते हैं तो इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। तो लिहाजा इस प्रश्न में जो 3 विकल्प दिए हैं ए बी सी, ये तीनों जो है जीआई टैग के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो रतलामी सेब को जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ से संबंधित जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 यानी कि वर्ष 1999 के तहत इसको टैग मिला है। किसे मिला है? रतलामी नमकीन सेब को अभी हाल ही में। यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जीआई टैग दिए जाता है वो किसके द्वारा और किस कानून के तहत दिया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो कानून है वो कानून है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके अंतर्गत जीआई टैग देने का प्रावधान है। और अभी तक प्रदेश की अगर बात करें तो 7 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से चंदेरी का कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, धार का बाघ प्रिंट, दतिया और टीकमगढ़ के धातु शिल्प, महेश्वरी साड़ी, कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ का से संबंधित है। इन सब को तो मिल ही चुका है टैग। साथ ही साथ अब इसमें इस सूची में रतलामी नमकीन सेब भी शामिल हो गया है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो कि तथ्यात्मक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सवाल सीधे तौर पर ना पूछ करके बल्कि घुमा करके या उससे संबंधित अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो लिहाजा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे संबंधित जो भी कानून है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आप सभी विद्यार्थियों को मालूम रहे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? विकल्प है अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैकाल अमरकंटक पर्वत। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है और ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1350 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। और ये न केवल पचमढ़ी यानी कि राज्य में जो पचमढ़ी नामक स्थान है वहीं की न केवल बल्कि मध्य प्रदेश एवं मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ है, और जो कि सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से भोपाल के किस संस्थान को ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ईट राइट मतलब खाने का अधिकार। विकल्प है तात्या टोपे स्टेडियम यानी टीटी स्टेडियम, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, हमीदिया अस्पताल या उपर्युक्त सभी। अगर बात करें ईट राइट प्रमाण पत्र की तो इसको जो है इनमें तीनों को ईट राइट प्रमाण पत्र अभी हाल ही में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ बातों को अगर देखें तो राजधानी, जैसा कि आप सभी को पता है कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर खान पान से लेकर के इसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर के शहर में तात्या टोपे स्टेडियम, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान शाहपुरा, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय और हमीदिया अस्पताल भी इसमें शामिल हो गए हैं। और ये जो प्रमाणन यानी कि इनकी जो गुणवत्ता और क्वालिटी की अगर बात करें और विश्वसनीयता की बात करें, स्वच्छता संबंधी विभिन्न पैमानों को लेकर के, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भोपाल में अभी हाल में ही 4 संस्थाओं को ईट राइट कैंपस घोषित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, जो कि खाद्य सुरक्षा संबंधित जो भी विभिन्न पैमाने हैं उनके आधार पर किसी भोजन की या किसी क्षेत्र के भोजन से संबंधित या फूड से संबंधित विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए सर्टिफिकेट जारी करता है। तो इस संस्था ने भोपाल में अभी हाल ही में 4 संस्थानों को ईट राइट के कैटेगरी में घोषित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ अब भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 ईट राइट कैंपस की घोषणा की जा चुकी है।
ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो कि आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के अपने इस अंतिम प्रश्न के साथ हम अपने एपिसोड को, अपने सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।